बिल्कुल। अच्छा, कभी चीटिंग वगैरह की है 10वीं जमात में या फिर 8वीं में या फिर कोई भी नहीं, क्लास में? सियासत तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। अच्छा। अच्छा, जब आपने जर्नलिज्म भी हम कश्मीरी में पानी को त्रेश कहते हैं, तो किश्तवाड़ में सिर्फ उसका ए और अ का फर्क है। अच्छा। तो जब आप किश्तवाड़ी कश्मीरी में कहते हैं तो वो त्रोश कहते हैं। तो अगर आप कश्मीर, इट वाज व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, जब वालिद साहब गुजरे तो वो वक्त जो है वो जिंदगी का मुश्किल तरीन वक्त था। अच्छा, आपको लगता है कि आज के वक्त में एक पढ़ा लिखा सियासतदान होना चाहिए? बेशक। अच्छा, अगर मैं कहूँ आपको कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी, एक चुने। नहीं, देखिए, बेस्ट फ्रेंड आपका कौन रहा है और अभी तक कौन है? देखिए कुछ लोगों के दिल भी टूट सकते हैं। नहीं, देखिए, मेरे बहुत सारे, नहीं, वो तो हमारे भी बहुत सारे हैं। आपका कौन सबसे दिल के करीब रहा है? बहुत सारे दोस्त, वो तो मेरे भी हैं। बहुत सारे दिलो दिमाग मुतफ़िक न हुए, हिंद व पाक की तरह मुझे ये मोहब्बत मसला कश्मीर लगती है। यहाँ भी सियासत है। यहाँ भी सियासत है। अच्छा, घोड़ी वोड़ी चढ़ जाए वगैरह? हाँ, इंशाल्लाह आप टूटने वाले हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इंशाल्लाह तैयारी रखिए। तैयारी हमारी आप भी तैयारी रखिए। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तैयारी हो चुकी है। चलो जी, सब क्लियर हो गया। जी, आप कोई नहीं आने वाला। ऑन रिकॉर्ड की तैयारी हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हो द टाइप राइटर, मेरे यानी जावेद खान के साथ। ट्रस्ट टॉक में इस बार हमारे मेहमान हैं डॉक्टर जहांज़ेब सरवाल, जो कि कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जितने भी सियासतदान हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनकी एक जो बायोग्राफी होती है, जो लाइफ के रिगार्डिंग कोई चीज़ें होती हैं, वो आप तक पहुंचाई जाए। सबसे पहले डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया जावेद साहब। आज सियासत को साइड पर रखकर हम बात करेंगे आपकी लाइफ के बारे में, क्या आपकी लाइफ में हुआ है आज तक और किस तरीके से सियासत में आए। सबसे पहले आप, हमारा एक ही सवाल हर एक से रहता है कि कैसी चल रही है आज आपकी ज़िंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी कट रही है, बहुत अच्छी ज़िंदगी कट रही है। और वैसे भी मैं इस चीज़ पे ईमान रखता हूँ कि अल्लाह आपको जिस भी हालत में रखे, इंसान को हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कह के, अल्लाह का शुक्र करके उन हालातों में चलना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं कि हु इज़ डॉक्टर जहांज़ेब सरवाल? डॉक्टर जहांज़ेब सरवाल एक इस देश का आम नागरिक, कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता, जो कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को थामे हुए इस देश में जो इस वक्त पे माहौल बना हुआ है, जिसको लेकर इस देश का प्रत्येक नागरिक चिंतित है, तो उन्हीं आम नागरिकों में से एक नागरिक, ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, अपने आप को आप इतना आम कहते हैं, तो ये आम कहने की वजह क्या है? नहीं, मैं आम कहता नहीं हूँ, मैं आम हूँ, कोई ख़ास है नहीं। और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इस देश में जो इस वक्त पे माहौल बना हुआ है, तो इस माहौल में इस देश का हर नागरिक वही महसूस करता है। हाँ, हम शायद सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क ये आता है कि हम उन लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं। मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करता हूँ कि जो आम नागरिक आज की डेट में कभी घुटन सी फील करता है, कभी इस तरीके का उसको महसूस होता है कि आवाज़ उठाने नहीं दी जाती है, तो कई लोगों की कई सारी मजबूरियाँ होती हैं, तो हम इस जिम्मेदारी को समझते हैं कि हमने ये राजनीतिक फील्ड जो है ये अपने लिए खुद चुना है, किसी ने हम पे थोपा नहीं है। हमने ये लोगों की सेवा करने का जो काम है, लोगों की आवाज़ बनने का जो काम है, ये खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है, तो इसी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश हमेशा करता रहता हूँ। अच्छा, इब्तिदाई तालीम आपकी कहाँ से रही है? क्या कुछ पढ़ा है आपने? डॉक्टर तो लग गया, मगर जो आपका बेसिक चीज़ें हैं या फिर बेस कहाँ से स्टार्ट? जी, मैं इनिशियल जो मेरा 8th तक की स्कूलिंग रही है वो न्यू मॉडल एकेडमी किश्तवाड़ से रही है। अच्छा। मैं उसके बाद केंद्रीय विद्यालय का स्टूडेंट रहा, और 12th क्लास का एग्ज़ाम पास करने के बाद मैंने JKCET क्वालिफाई किया, और मैं वेटनरी फील्ड में, अच्छा जी, मैं वेटनरी डॉक्टरी के लिए मैंने ऑप्ट किया। जिस समय JKCET का एग्ज़ाम दिया तो उस वक्त 2 मार्क्स से मेरा MBBS में सिलेक्शन रह गया, तो डेंटिस्ट्री को ऑप्ट ना करते हुए मैंने वेटनरी को ऑप्ट किया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं मेडिकल और नॉन मेडिकल
दोनों सब्जेक्ट्स मेरे थे। अच्छा। साइंस और मैथ्स दोनों खतरनाक सब्जेक्ट आपने लिए तो थे। 2012 के जेकेसीटी के टाइम पे मैंने मेडिकल एंट्रेंस भी क्वालिफाई किया और इंजीनियरिंग एंट्रेंस भी क्वालिफाई एक किया। साथ? जी। तो मेरे को इंजीनियरिंग में भी जीसीटी में सीट मिली थी। अच्छा। और यहाँ पर वेटनरी में स्कॉस्ट में मुझे मिली थी, तो फिर मैंने डिग्री जो है वो स्कॉस्ट से हासिल की। तो घर वालों का क्या रुझान था, क्या करें आप? घर वाले तो हमेशा से यही चाहते थे कि ठीक है अब डॉक्टर बन गए। वेटनरी में जब एडमिशन हुआ तो फिर कहा एक ट्राई और दे दो एमबीबीएस के लिए। अच्छा। तो डॉक्टर बन जाओ। पर ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो मैं या तो बचपन से ये सोचता था कि वकालत करूंगा, या ये सोचता था कि जर्नलिज्म में, अच्छा, जर्नलिज्म था आपका? जी, जर्नलिज्म में जाऊंगा। सियासत तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। अच्छा, जब आपने जर्नलिज्म भी सोचा, वहां से एमबीबीएस के लिए भी ट्राई दिया, तो अगर एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाती तो सियासत कहाँ रहती आपकी? देखिए, मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ मुकद्दर पे, तकदीर पे, कि अल्लाह की तरफ से जो आपके लिए लिखा गया है वही आपको मिलना है। फिर मैंने खुद को ये समझाया कि शायद वो 2 मार्क्स, अच्छा। हो सकता है वो 2 सर्कल्स ठीक हो गए होते उस वक्त पे, पर चूंकि मुझे इस फील्ड में आना था तो अल्लाह ने मेरे लिए एक डिफरेंट रास्ता बनाया। ऑल्दो वेटनरी भी बहुत अलग फील्ड है, बिल्कुल अलग फील्ड है। मैं आपको बताऊं, मुझे जब मैं कॉलेज में था और इनिशियल डेज में जब राजनीति की तरफ रुझान हुआ तो मेरे एक प्रोफेसर ने मुझे बताया, जो खुद महाराष्ट्र से थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस देश में एक और वेटनरी डॉक्टर है जो अच्छा। पॉलिटिक्स में है। आप रिसर्च कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आरएसएस के जो प्रमुख हैं, अच्छा, वो वेटनरी डॉक्टर हैं। बीवीएससी करने के बाद वो भी पॉलिटिक्स में आए थे। तो मैंने उनसे कहा कि सर ये तो बढ़िया है कि कोई और भी साथी है। हाँ, उनकी विचारधारा अलग है, मेरी विचारधारा अलग है। जी। अच्छा, कभी चीटिंग वगैरह की है 10वीं जमात में या फिर 8वीं में या फिर कोई नहीं, भी क्लास में? 8वीं 10वीं 12वीं तक तो जरूरत नहीं पड़ी कभी चीटिंग की। ज़हीन थे पहले से? नहीं, ज़हीन नहीं था, बट हाँ कर लेता था थोड़ा बहुत, जितना घर वाले डंडा देके वो प्रेशर बनाते थे। उस जमाने में टीचर्स का भी बहुत अहम रोल डर बहुत होता था। ये तो आज बच्चे जो है हम रोज तो सेक्शन धारा लग टीवीज पे देखते हैं कि हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। टीचर मारता था और अगले दिन घर वाले आके टीचर को कहते थे कि तुमने कल इसको कम मारा है, इसने घर आके दोबारा नहीं पढ़ा तो तुम थोड़ी और इसकी पिटाई करना। तो उस वजह से शायद कभी जरूरत नहीं पड़ी। बंक शंक कभी? हाँ, स्कूल टाइम पे तो कम किए। कॉलेज टाइम पे मैं बंक्स के लिए बहुत ज़्यादा वो था, मशहूर था कि बहुत बार मैं क्लासेस बंक करता था। खैर, दौर है। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं कि डॉक्टर भी लगता है आपके साथ, नौजवान भी हैं, तो अच्छे खासे मॉडल भी बन सकते थे। नहीं, उस चीज़ की तरफ तो कभी शौक ही नहीं। अच्छा, फिल्में वगैरह नहीं देखते? कभी नहीं। मैं तो, मुझे याद नहीं होगा कि मैंने लास्ट मूवी कब और कौन सी देखी है। मुझे मूवीज़ का बिल्कुल भी शौक नहीं है। और फिर पॉलिटिक्स में आने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं। राजनीति मूवी तो देखी होगी आपने? हाँ, राजनीति मूवी के लिए मैंने टाइम निकाला था। और आपको बताऊं कि मैं अगर कोई मूवी पसंद भी आ जाए तो मैं उसे टुकड़ों में देखता हूँ। अच्छा। कभी 15-20 मिनट देख ली, फिर किसी दिन टाइम मिला तो 15-20 मिनट तब देख ली। तो एज सच पूरी मूवी देखने का कभी टाइम नहीं मिला। अच्छा, टाइम कैसे मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी होती है, लाइफ होती है एक पॉलिटिशियंस की और जितने भी सियासतदान हैं, अपने आप को टाइम बहुत कम मिलता है, तो कैसे मैनेज कर लेते हैं? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये इस फील्ड में जो भी आता है वो खुद अपनी चॉइस से आता है। ये फील्ड किसी पर थोपी नहीं जाती। आप कोई एग्जाम क्वालिफाई करके पॉलिटिशियन नहीं बनते हैं। कुछ लोगों को विरासत में कुछ चीज़ें मिलती हैं तो वो चलते हैं, पर जो हम जैसे नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आने वाले लोग होते हैं उनके लिए बहुत एक स्ट्रगलिंग लाइफ होती है। पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहता है। पर अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा कि जब आप इस नीयत के साथ चलें कि अब हम लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने इलाके के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करने का जब आप सोचते हैं तो फिर वक्त का पता नहीं चलता है। फिर वक्त आपके लिए खुद ही बढ़ जाता है
और आपके लिए राहें जो है वो आसान हो जाती हैं। फ्री वक्त में क्या करते हैं, क्या पसंद करते हैं? मैं अलग अलग चीज़ें करता हूँ। ऑल्दो मुझे कभी कभार हल्की फुल्की गज़लें सुनना अच्छा पसंद है। अच्छा, शौकीन आप गज़ल? हाँ, कभी कभार गज़ल वगैरह सुन लेता हूँ, कभी कभार कोई किताब पढ़ लेता हूँ। एज सच मुझे लगता है कि इस पूरी पॉलिटिकल जर्नी में थोड़ी बहुत जो ये हमारी रही, इसमें स्पेसिफिक कुछ भी करने को कभी वो नहीं मिला, मौका नहीं मिला। अच्छा, आपको लगता है कि आज के वक्त में एक पढ़ा लिखा सियासतदान होना चाहिए? बेशक वक्त की ज़रूरत है कि इस फील्ड में पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए। ऑल्दो मैं आपको बताऊं, मेरा नज़रिया शायद इस चीज़ को लेके थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि सियासत ऑल टुगेदर एक डिफरेंट अपना प्रोफेशन है, एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट फील्ड है। इसमें आपने देखा होगा कि कई सारे राजनेता जो हैं वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे बट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। उससे आप जब आप एनालाइज करते हैं पॉलिटिकल साइंस को, तो आपको ये समझ में आता है कि ज़रूरत तो है कि पढ़े लिखे लोग इसमें आए, पर ऐसा नहीं है कि राजनीति में अनपढ़ लोग नहीं चल पाते हैं। मैंने पर्सनल इस चीज़ को फील किया है कि बहुत सारे लोग जिनकी स्कूली तालीम शायद ज़्यादा ना हो, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में ना गए हो, पर पॉलिटिक्स की पढ़ाई में उनकी महारत पढ़े लिखे लोगों से कई गुना ज़्यादा है। अच्छा, जब आपने सियासत का तो दूर दूर तक वास्ता नहीं था आपका, जब आप 12th में होंगे, 10th में होंगे, तो देखते किसे थे? पॉलिटिक्स न्यूज़ वगैरह देखते थे आप? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि मैं न्यूज़ बहुत पहले से देखता था। मैं पॉलिटिकल चीज़ों में रुझान जो मेरा था वो अर्ली लाइफ से था, इसीलिए मैंने आपको कहा कि वकालत, जर्नलिज्म, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड थी। तो बहुत बचपन से जो है मैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी को देखता था, राजीव गांधी जी के बारे में पढ़ता था, राजीव गांधी जी की लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ता था, कई बार बायोग्राफी देखता था, राजीव जी के बारे में भी, इंदिरा जी के बारे में भी, और ऑल्दो डिफरेंट विचारधारा से थे पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी कई बार उनकी वीडियोस, उनके बोलने का ढंग, वो सारी चीज़ें देखता था। तो इंटरेस्ट शुरुआत से ही। अच्छा, किश्तवाड़ के रहने वाले आप, तो ज़्यादातर कैमरा पे आप उर्दू करते रहते हैं और उर्दू में ज़्यादातर उसमें हिंदी भी मिक्स होती है, तो कश्मीरी वगैरह नहीं करते? नहीं, आई एम डेफिनेटली, मैं कश्मीरी ज़बान भी बोलता हूँ, पर चूंकि मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा था तो मेरा सब्जेक्ट जो है हिंदी भी एक एडिशनल सब्जेक्ट था। घर में कश्मीरी वगैरह होती है? हाँ, घर में कश्मीरी उर्दू का दोनों का वो रहता है। मेरी मदर कश्मीर से हैं, तो इसीलिए हमारी कश्मीरी थोड़ा सा किश्तवाड़ी कश्मीरी से थोड़ा सा। ये कैसे, एक दो वर्ड्स आप बता दीजिए, अलग कैसे रहती है? मैं आपको बताऊं, जैसे हम कश्मीरी में पानी को त्रेश कहते हैं, तो किश्तवाड़ में सिर्फ उसका ए और अ का फर्क है। अच्छा। तो जब आप किश्तवाड़ी कश्मीरी में कहते हैं तो वो त्रोश कहते हैं। तो अगर आप कश्मीर में बोलेंगे तो आप एकदम से पकड़े जाएंगे कि आप टनल के उस पार से हैं, टनल के इस पार वाले नहीं हैं। अच्छा, इसीलिए आप थोड़ा कम वो करते हैं? नहीं, ऑल्दो मैं किश्तवाड़ में जब भी बात करूं, वहां के अगर किसी भी मौके पे बात कर रहा हूं, तो मैं प्रेफर करता हूं कि मैं वहां की मादरी जबान में वहां के लोगों के साथ कम्युनिकेट करूं। अब चूंकि मैं जब इनिशियली कैमरे के सामने ज्यादा आना हुआ तो मैं यूथ कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन था, और पार्टी ने उस वक्त पे नेशनल स्पोक्स पर्सन बना के एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी। तो नेशनल टीम में जब आप जाते हैं तो आपके जितने भी एड्रेसेस रहते हैं वो नेशन वाइड उस चीज के लिए रहते हैं। तो इस वजह से हिंदी जबान चूंकि पूरे देश में बोली जाती है, तो इसीलिए मैं हिंदी वर्ड्स का चयन जो है अपने उसमें स्पीचेस में करता था। अच्छा, अब आपसे मैं अगर ये पूछूं कि जिस तरीके से आप अपनी सियासत की लाइफ आगे बढ़ा रहे हैं, तो कांग्रेस ही क्यों चुनी? देखिए, मैंने जैसे पहले ही कहा कि इस देश में दो ही विचारधाराएं हैं, बाकी तो ब्रांचेस हैं, बाकी उन्हीं की शाखा। आप इंस्टीट्यूशन मानते हैं कांग्रेस? दो ही विचारधारा है, या तो भाजपा की विचारधारा है या तो कांग्रेस की विचारधारा है। जब आप इस देश की हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जब आप इस देश की फ्रीडम स्ट्रगल को देखते हैं, अपने बुजुर्गों के स्ट्रगल को देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि कांग्रेस ने कितना अहम रोल निभाया है। तो जब आप अपने बुजुर्गों की उस विरासत को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके बुजुर्ग आपको विरासत में कांग्रेस देकर गए हुए हैं, आपके बुजुर्ग आपको विरासत में ये मोहब्बत की दुकान
देकर गए हुए हैं। फिर टाइम टू टाइम अलग अलग कोशिशें की गई यहाँ पर नफरत की राजनीति करवाने की, विभाजन की राजनीति करवाने की, ताकि किसी तरीके से राजपाट किया जाए। पर जब आप कांग्रेस देखते हैं तो कांग्रेस का इनिशियल से कहीं पर भी राजपाट का सिस्टम नहीं था। कांग्रेस उस वक्त पर देश की आजादी के लिए लड़ रही थी, और देश की आजादी के बाद जब देश के लोगों ने कांग्रेस को जिम्मेदारी दी देश को आगे बढ़ाने की, तो कांग्रेस पार्टी ने, गांधी परिवार ने त्याग और बलिदान देकर इस देश की तरक्की करवाई, इस देश में डेवलपमेंट करवाई। आप इस देश का ह्यूमन रेशियो इंडेक्स देख लीजिए, तब कहाँ था आज कहाँ है। तो बिल्कुल आप में वो सियासत की चीजें ज्यादा झलकती हैं, इसलिए हम थोड़ा उसको दूर ही रखेंगे। अच्छा, अगर मैं कहूँ आपको कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी, एक चुने? नहीं, देखिए ये दोनों जो हैं, दोनों में इतनी सिफ्तें हैं, दोनों में इतना कुछ है कि आप दोनों को अलग नहीं करना है, आपने चुनना है दोनों को। नहीं, इसमें मैंने आपको क्लियर कहा कि सोनिया जी, राहुल जी, राजीव जी, इंदिरा जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इन सब में एक चीज कॉमन है, वो है इस देश के लिए मोहब्बत, वो है इस देश के नागरिकों के लिए मोहब्बत, वो है इस देश के लोगों का दर्द। तो उस कॉमन प्लेटफॉर्म को, जब मैं कॉमन चीज को देखता हूं तो मैं किसी एक को चुन ही नहीं सकता हूं। अच्छा। मेरे लिए तो सब वो एक आइडल है। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से शुरू हो जाइए और राहुल जी तक आइए, प्रियंका जी तक आइए, इन सब की एक ही विचारधारा है, वो है मोहब्बत की विचारधारा। तो उस हिसाब से एट वन पेज, यस, मतलब दोनों को खुश करेंगे। नहीं, खुश करने की बात नहीं है, एट वन पेज। ठीक है। अच्छा, ये आपसे पूछ लें कि किश्तवाड़ के रहने वाले हैं आप, तो आपने वो चीज़ें, वो वेंटेज हिसाब देखा होगा, वो पुरानी चीज़ें देखी होंगी, तो आज क्या लगता है ज़िंदगी किस तरीके से चल रही है? क्या वो अदब, वो एहतराम? बहुत डिफरेंस है चीज़ों में, और कभी कभार इंसान बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को मिस भी करता है। जैसे आपने अदब एहतराम की बात की, तो मुझे लगता है कि हम अगर कुछ साल पीछे चले जाएं तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि वो चीज़ें ज़्यादा होती थी, जिसकी मैं मिसाल हमेशा कभी अपने छोटों को देता हूँ कि हमारे ज़माने में कुछ लोगों का डर बहुत ज़्यादा होता था, अड़ोस पड़ोस में रहने वालों का डर बहुत ज़्यादा होता था। कुछ लोग तो ऐसा होते थे कि जिनकी आवाज़ से भी हमें डर लगता था, और घर वाले कहते थे कि वो इज्जत एक थी। वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई, क्योंकि आप देख लीजिए कि आज बच्चा बाहर तो निकलता ही नहीं है, वो सुबह घर पे बैठ के मोबाइल पे शुरू हो जाता है, उसकी रात मोबाइल पे ही निकल जाती है, बाहर निकलेगा ही नहीं तो डर किसका। तो उन सारी चीज़ों ने यकीनन रिस्पेक्ट और बाकी चीज़ों का माहौल जो है वो कम कर दिया है। आपको लगता है कि ये एक सबसे बड़ा बैकसेट हो सकता है हमारे? बिल्कुल, 100%। हमारी सोसाइटी में कई सारी ट्रांसफॉर्मेशंस की जरूरत है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमें आगे की ओर देख के नहीं करनी है, हमें ट्रांसफॉर्मेशन पीछे की कुछ चीज़ों को देख के करनी है। वो जो चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है, वो कुछ साल पहले चले जाइए, 10 साल 15 साल पहले चले जाइए, तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो हमें आगे भी करने की ज़रूरत है। बेस्ट फ्रेंड आपका कौन रहा है और अभी तक कौन है? देखिए कुछ लोगों के दिल भी टूट सकते हैं। नहीं, देखिए मेरे बहुत सारे, नहीं, वो तो हमारे भी बहुत सारे, आपका कौन सबसे दिल के करीब रहा है? बहुत सारे दोस्त, वो तो मेरे भी हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। नाराज के यहाँ सियासत नहीं चलती। नहीं, मैं तभी आपको कह रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्त हैं, तो मैं किसी एक को स्पेशल, एक को जाहिर कर दे जिसके साथ आप बैठ के अपने हिसाब पर रियल डॉक्टर जहांजेब सरवाल बन जाते हैं। नहीं, मैं सबके साथ रियल, वो तो ठीक है, मैं सभी के साथ, बिल्कुल, एक कोई दोस्त ऐसा सभी के साथ अगर चुनना पड़े, मैं सभी के साथ नहीं, मैं कभी, आपकी हंसी बोल रही है कि आपके दोस्त बहुत हैं और नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल, ये भी एक वजह है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। बहुत बड़ा कौन है? बहुत बड़ा, बहुत सारे लोग, सभी अजीज हैं, सब अजीज हैं, सब एक ही कैटेगरी में। नहीं, सब बिल्कुल, सब दिल के करीब है, सब दिल के, कोई भी दिल से दूर कोई चुन नहीं सकते, नहीं, कोई दिल से दूर मुश्किल नहीं, है, किसी को छोड़ नहीं सकता हूँ। अच्छा, चुन बहुतों को सकता हूँ, किसी को छोड़ नहीं सकता। बड़ी बात कही है, डीप बात कहते हैं आप। अच्छा, ये शेरो शायरी के शौक वगैरह रखते होंगे? बिल्कुल, कभी कभार सुनता हूँ, पढ़ता हूँ। किसके शौकीन है आप? किसे ज्यादा पसंद करते हैं देखना? मैं तो बहुत सारे शायरों को पढ़ता हूँ। मैं जॉन इलिया साहब को सुनता मतलब मोहब्बत के साथ कुछ? नहीं, मैं इमरान प्रतापगढ़ी जी को पढ़ता हूँ, फैज़ अहमद फैज़ साहब को पढ़ता हूँ, यहाँ तक कि मीर को भी पढ़ा है।
तो बीच में वक्त मिला तो मिर्ज़ा गालिब को भी पढ़ लेता हूँ। गालिब साहब, वो बिल्कुल गालिब कैसे पीछे रह सकते हैं। कोई एक शायर जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो? शायर या शेर? शायर भी, एक शेर भी। शेर तो मैं आपको जनरल सुना था, अब आप फिर कहेंगे कि ये सियासी, नहीं, सियासत, ये शेर है। तो शेर कुछ ऐसा है कि दिलो दिमाग मुतफ़िक न हुए हिंद व पाक की तरह। अच्छा, दिलो दिमाग मुतफ़िक न हुए हिंद व पाक की तरह, मुझे ये मोहब्बत मसला कश्मीर लगती है। यहाँ भी सियासत है। यहाँ भी सियासत है। अच्छा, ये अगर आपसे मैं पूछूं कि आपकी उम्र क्या है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे आपकी एज से ज़्यादा आपको तजुर्बा है। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी उम्र के हिसाब से ही मेरा नहीं लगता है, क्योंकि आपकी उम्र क्या है मेरा तमाम लोग जानेंगे। तजुर्बा है। आई एम इनटू माय 30s, इसी साल में 30 में एंटर किया हूँ। तो सियासी उम्र मेरी 10 साल है। अच्छा, सियासी उम्र 10 साल। तो घर वालों का भी होगा कुछ, अब घोड़ी वोड़ी चढ़ जाएं वगैरह? हाँ, इंशाल्लाह आप टूटने वाले हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इंशाल्लाह तैयारी रखिए। तैयारी हमारी आप भी तैयारी रखिए। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तैयारी हो चुकी है। चलो जी, सब क्लियर हो गया। जी, आप कोई नहीं आने वाला। ऑन रिकॉर्ड की तैयारी हो चुकी है। तो इंशाल्लाह कभी भी आपके व्हाट्सएप पे और आपके घर पे कार्ड आ जाएगा। चलो व्हाट्सएप ही कर लीजिए, क्योंकि आप ज़्यादा वो चीज़ें बहुत दूर चली गई हैं। अच्छा, व्हाट्सएप से याद आया, जो ये टेक्नोलॉजी वाला दौर चल रहा है, बहुत दूर हूँ मैं इससे, बहुत दूर। बहुत। मुझे मेरे दोस्त कहते हैं कि तुम इस टेक जनरेशन में नॉन टेक पॉलिटिशियन हो। तो ये बहुत सही बात है, मैं इस टेक्नोलॉजी से बहुत दूर हूँ। अच्छा, कोविड में कैसा मज़ा आया था फिर, जब कोविड में या फिर जब फ़ोन वगैरह बंद थे? नहीं, देखिए, कोविड में तो शायद आपको मालूम हो या नहीं हो, मैं कोविड में दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यालय में पूरे टाइम बैठ के हम फ्री सिलेंडर्स बांट रहे थे। अच्छा। उस वक्त पे एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा। मैंने वो वक्त भी जो है लोगों के लिए ही वक्फ किया है। पूरा वक्त जो कोविड वेव रही, हम उस वक्त पे दिल्ली में अलग अलग हमने एक हेल्प सेंटर एस्टेब्लिश किया हुआ था आईवाईसी में। श्रीनिवास बीवी जी ने उसको बनाया था, जिस पर उनका नाम ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया पड़ा। तो हम खुशकिस्मत थे कि हम उस टीम का हिस्सा थे। हम राहुल जी के आदेशों पे और श्रीनिवास जी के नेतृत्व में हम पूरे दिल्ली में, रादर दिल्ली से बाहर भी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेंडर्स, कहीं पर प्लाज्मा, कहीं पर बेड्स की अवेलेबिलिटी ना हो, तो उसके लिए काम कर रहे थे। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे मैं ये कहूँ कि आपको ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा हुआ है या फिर अपनों को परखने का मौका मिला है जब आपके साथ कोई खड़ा ना हो? कई सारे ऐसे मौके आते हैं, कोई एक जो अभी भी दिल में बैठा हो, क्योंकि हमारे अंदर भी है, और हर एक इंसान को एक ऐसा वक्फा अपना याद होता है जब वो बिल्कुल अकेला पड़ गया हो और जब एक भरोसा टूटा हो। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह भरोसा टूटने वाली बात तो कभी नहीं, पर हाँ, ज़िंदगी के मुश्किल मरहले की बात आपने की तो इट वाज व्हेन आई लॉस्ट माय फादर। जब वालिद साहब गुजरे तो वो वक्त जो है वो ज़िंदगी का मुश्किल तरीन वक्त था। शायद ही उससे मुश्किल वक्त कभी ज़िंदगी में मैं देखूं। तो बट जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मैं इस चीज़ पे मुकम्मल ईमान रखता हूँ कि वल क़द्र खैरिही व शर्रिही, कि आपकी तकदीर जो है उसमें शर, उसमें खैर, वो सब अल्लाह की तरफ से है। तो वो वक्त भी धीरे धीरे गुज़र गया और आज का वक्त भी आपके सामने है। अच्छा, अंदर क्या चल रहा है आपके आजकल? ये सवाल जो है बहुत डीप है, समझने की कुव्वत। देखिए, मैं बताऊं आपको कि जो इस वक्त पे मुल्क के हालात बने हुए हैं, जो इस वक्त पे जम्मू कश्मीर के हालात बने हुए हैं, वो यकीनन आउट ऑफ पॉलिटिक्स, सियासत से दूर रह के भी अगर मैं आपको कहूं तो बहुत परेशान कुन है। इंसान जब भी रात को बैठता है, सोचता है, तो इस मुल्क के हालात, जम्मू कश्मीर के हालात इंसान को परेशान करते हैं। कि पहली बार मुल्क में ऐसा देखा जा रहा है कि दिन दहाड़े ट्रेन में मज़हब की बुनियाद पे किसी को गोली मार दी जाती है। पहली बार देखा जा रहा है कि मज़हब के नाम पे इतनी नफ़रत फैलाई जा रही है। तो ये चीज़ें यकीनन मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं और बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ को लेकर सोचता हूँ। एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा, अगर आप मान लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल आप सीएम बन गए, तो सबसे पहला काम जम्मू कश्मीर में कौन सा करेंगे?
ऑल दो जम्मू कश्मीर में करने वाले काम तो बहुत सारे हैं, मतलब कोई एक स्पेसिफिक ऐसा काम तो नहीं है, पर अगर आप, मैं चूंकि चिनाब वैली का हूं तो मेरी प्रायोरिटी हमेशा से चिनाब वैली के रोड नेटवर्क को लेके रही है, क्योंकि हमारे वहाँ पे सबसे ज़्यादा जाने जो हैं वो रोड की वजह से, रोड एक्सीडेंट्स में लोग मारे गए हैं। अगर मुझे कोई कहे कि आज के वक्त पे पहला काम क्या किया जाना चाहिए, तो मैं ये कहूँ कि हम जो पहाड़ी इलाकों को जाने वाली सड़कें हैं उन सड़कों को ठीक करो। दूसरी प्रायोरिटी अगर मेरे को कभी पावर मिले तो वो जम्मू कश्मीर के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर के एजुकेशनल सेटअप निज़ाम में बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशंस लाने की ज़रूरत है। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट कि जम्मू कश्मीर में अमन व अमान के लिए काम करने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी कम करने के लिए काम करने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर में वो जो अमन की फ़िज़ा है उसको बहाल करने के लिए यकीनन जब भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह उसके लिए ज़रूर काम करूँगा। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको बता दूं कि ट्रस्ट टॉक के हमारे मेहमान थे डॉक्टर जहांज़ेब सरवाल। कुछ चीज़ें आया हो गई हैं, जो दिल में भड़ास होती है वो भी आज शायद निकल गई है, और कई सारों के दिल टूट भी गए होंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें बाकायदा तौर पर साफ जाहिर हो गई हैं। तो जितने भी देखने वाले हैं, ट्रस्ट टॉक के अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। दिखती रही द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।